हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। फ्रेंड्स, चलते हैं क्लास की ओर। कल हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे समुद्र के तट से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं जिनकी तट रेखा समुद्र से लगती है। तो हमने कितने राज्य पढ़े थे? तो 9 राज्य हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अरब सागर से लगने वाले कितने देखे थे हमने? अरब सागर से लगने वाले कितने थे? 5। और बंगाल की खाड़ी से लगने वाले 4 थे। इधर से देखे थे तो गुजरात था, महाराष्ट्र था हमारा, फिर गोवा था, कर्नाटक था और केरल था। ये 5 राज्य थे। फिर इधर से देखे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश था हमारा, उड़ीसा था और हमारा पश्चिम बंगाल। तो कितने थे इधर से? 4। फिर हमने क्या देखा था? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये हमारा कर्क रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा था? पहला था हमारा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल था, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये कितने राज्य थे? तो ये हमारे 8 राज्य थे। कितने राज्य? 8 राज्य थे। फिर हम क्या पढ़े? आप पढ़ते हैं हम राष्ट्रीय चिन्ह की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह में 3 सिंह और नीचे दाईं ओर क्या दिखता है? सांड, मध्य में चक्र एवं बाईं ओर घोड़ा दृश्य है। सिंह शक्ति, साहस और विश्वास के प्रतीक है। जो आप राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, है ना, अशोक चक्र, उसमें क्या क्या देखते हैं? देखो, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र में ये कहाँ से स्थित है? तो वाराणसी में स्थित सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? तो वाराणसी के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है अशोक चक्र। और राष्ट्र चिन्ह में नीचे जो देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो लिखा गया है, ये कौन से उपनिषद से लिया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया है, मुंडकोपनिषद। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को ये क्या किया गया? राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया। ये देखो, ये जो सिंह दिख रहा है ये वास्तव में सिंह, जो इधर सिंह एक दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तीसरा एक और सिंह होता है जो इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिंह हैं? तो 4 सिंह हैं। और ये जो चक्र दिख रहे हैं, ये चक्र कितने हैं? ये भी 4 हैं। ये चक्र जो दिख रहे हैं आपको, ये कितने हैं? ये भी 4 है। एक इधर, ये 2 और ये तीसरा, और एक इसके जस्ट इसके पीछे है, चौथा वाला, है ना। और ये आपको जो दिख रहा है घोड़ा, एक आपको दिख रहा है इधर घोड़ा, है ना। और ये एक चिन्ह आपको दिख रहा है। तो और इधर एक और चिन्ह है जिसे हम क्या कहेंगे? हाथी। इधर एक और क्या है? हाथी है। और एक हमारा क्या है? घोड़ा है, सिंह है, यहाँ देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सारनाथ स्तंभ में मूलतः पीठ सटाए कितने सिंह हैं? तो 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? ये इसमें दिख तो रहे 3, लेकिन वास्तव में कितने हैं? तो 4 सिंह हैं। उनके नीचे पट्टी में 4 चक्र हैं। ये एक चक्र दिख रहा है, ये कितने हैं? इधर एक और चक्र है, इधर एक और चक्र है, जस्ट इसके पीछे एक और चक्र है। तो कितने चक्र हैं? तो 4 चक्र हैं। एक क्या है? घोड़ा है। फिर इधर एक हाथी भी है, घोड़ा है, इसमें हाथी है, एक सिंह है। क्या है? सिंह अंकित है। किंतु राष्ट्रीय चिन्ह में कितने दिखते हैं हमें? 3 सिंह दिखते हैं। कितने सिंह? 3 सिंह। एक घोड़ा दिखता है और एक ये जो दिख रहा है सांड, एक हमें क्या दिखता है? एक सांड दिखता है। जब इसको ऐसे घुमाएंगे, है ना, तो वो देखो, वो जो पहला हम देखे थे, ये पहला हम जो देखें, ये एक तरफ का इसके के पीछे वाला हिस्सा, ये देखना यहाँ पे आप, इसका पीछे वाला हिस्सा ये है, ये देखो, ये उसके पीछे का हिस्सा है। तो इसमें एक सिंह दिख रहे हैं, ये सिंह, और इसके जस्ट विपरीत वाला जो अभी हम उसके सामने में देखे हैं वो है ना। तो उसमें क्या क्या था? देखो, ये चक्र आपको दिख रहे हैं, ये चक्र, उधर के वो चक्र दिख रहे थे, और ये दोनों इधर चक्र दिख रहे थे, है ना। यहाँ के क्या दिखा था? सांड। और इस वाले पीछे वाले हिस्से में क्या है? हाथी है, हाथी है ना। घोड़ा देखे हमने, सांड देखे, और क्या था हमारा? सिंह। और एक था हमारा सिंह। तो हमें कितने सिंह दिखते हैं? 3 सिंह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में है कितने? 4 चक्र कितने हैं? 4। और ये जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, कौन सा? सत्यमेव जयते। अब चलिए दोस्तों, क्लास में अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या दिया है। सबसे पहला प्रश्न देखिए,
सुल्ताना का स्वप्न 1905 की बंगाली नारीवादी कहानी किसके द्वारा लिखी गई? तो क्या ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने लिखी, बंकिम चंद्र ने लिखी या सरोजनी नायडू ने लिखी? तो इसका आंसर क्या है? बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने यह पुस्तक लिखी है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुल्ताना का सपना एक 1905 की बंगाली नारीवादी यूरोपियन कहानी है जो बंगाल की एक मुस्लिम नारीवादी लेखिका और समाज सुधारक कौन बेगम रुकैया शेखावत हुसैन द्वारा लिखी गई। यह उसी वर्ष प्रकाशित पत्रिका द इंडियन लेडीज़ में था। द इंडियन लेडीज़ 1905 में प्रकाशित हुआ, जिसमें सुल्ताना का स्वप्न भी प्रकाशित हुआ। उसी में यह दिया गया था। 1905 में कौन सी भाषा में थी? तो बंगाली भाषा में। और यह कहाँ की लेखिका थी? तो यह मुस्लिम लेखिका थी। कहाँ की? तो बंगाल की थी। कहाँ की थी? बंगाल की थी। दूसरा हमारा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य का संबंध उल्लेखित किया गया है? ये प्रश्न मैं अपने ओर से नहीं ली हूँ, ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये ARO के एग्ज़ाम में आया था, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, और किस में आया था? सी टेट में पूछा गया प्रश्न था कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है। क्या यह भाग 4 में है, भाग 11 में है, 10 में है या 12 में है? तो यह कौन से भाग में है? भाग 11 में दिया है। कौन से भाग में है? भाग 11 में। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं? 245 से 255 तक के। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। भाग 11 में केंद्र राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन है। कौन से अनुच्छेद? आर्टिकल देखें, 245 से 255 तक के में उल्लेखित किया गया है। फिर हमारा तीसरा देखिए, तीसरा क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 में हुई थी, 1821 में, 1825 में, 1867 में। कब हुआ था? तो 1861 में। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता कहा जाता है। ठीक, इसके डायरेक्टर जनरल भी यही हैं। डायरेक्टर जनरल भी कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो 1861 में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जी उस समय भारत के क्या थे? वायसराय थे। मेहरगढ़, अब देखते हैं चौथा हमारा प्रश्न देखते हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के कहाँ स्थित है? सिंध में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है या खैबर में है? तो कहाँ है ये? बलूचिस्तान में है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ कौन सी साइट है? तो ये नवपाषाण काल की साइट है ना। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह कौन सी साइट है? तो नवपाषाण काल का पुरातत्व स्थल है। सिंधु नदी के पश्चिम में बेलन जो दर्रे हैं, बेलन दर्रे के पास यह स्थित है। और लगभग देखो 7000 ईसा पूर्व, जो लगभग कितने? तो 2500 से 2000 हैं। यह प्राचीनतम, यहाँ जो क्या मिले हैं? प्राचीनतम खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में हमें क्या मिले हैं? तो खेती के सबूत और पशुपालन के, खेती और पशुपालन के सबूत हमें कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से हमें प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कौन से कालखंड की है? तो ये नवपाषाण काल की है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान के कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यह स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर हमारा देखें, प्रायद्वीप शब्द का अर्थ भूमि के एक हिस्से से है जो पानी से कितनी तरफ से घिरा हो। क्या एक तरफ से, 4 तरफ से, 2 तरफ से या 3 तरफ से? किसे हम प्रायद्वीप कहते हैं? तो प्रायद्वीप हम किसे कहते हैं जो पानी से कितने ओर से घिरा होता है? 3 ओर से। देखो ये हमारा प्रायद्वीप है। ये हमारा क्या है? प्रायद्वीप, जो भूमि के मुख्य हिस्से से जुड़े होते हैं। और इनके सभी ओर पानी से घिरे होते हैं क्या? सभी ओर पानी से घिरे होते हैं क्या? नहीं, केवल 3 हिस्सा,
एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, ये तीनों हिस्से क्या है, पानी से घिरे हुए हैं। एक तरफ अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो तीन ओर से हमारा जल से घिरा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, प्रायद्वीप है। जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखो, प्रायद्वीप एक स्थल स्वरूप है जो मुख्य भूमि से विस्तृत है, अधिकांश भाग जल से घिरी है, किंतु सभी सीमाओं पर नहीं। प्रायद्वीप केवल तीन ओर से जल से घिरे होते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, देखो इसमें देखो सूर्य के चारों ओर बोल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिक्रमण। और घूर्णन किसे कहा जाता है, घूर्णन हम किसे कहेंगे, जब पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पे गोल 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 घूमते रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन। और जब ये सूर्य है ना, इसके सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करती है पृथ्वी, तब हम उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर जब गोल गोल घूमती है, ये हमारा सूर्य हुआ, इनके चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है, घूमती है, इसके चारों ओर गोल गोल घूमती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण। और घूर्णन किसे कहेंगे, जब पृथ्वी क्या करेगी, अपने ही अक्ष पर, है ना, अपने ही अक्ष पर ऐसे गोल 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 घूमेगी, तो हम इसे क्या कहेंगे, घूर्णन कहेंगे। ठीक है, और ये प्रदीप्ति वृत्त जो दिन और रात में विभाजित करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। आज के क्लास में बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप CDP भी पढ़ना चाहते हैं तो CDP की पूरी प्लेलिस्ट डली है, आप जाकर वहाँ से सर्च करके पढ़ सकते हैं। सर्च क्या करना है, लर्न विथ उषा साहू, आप सर्च कीजिए, लर्न विथ उषा साहू आप सर्च कीजिए। CDP प्लेलिस्ट, आपको CDP की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त आप हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।